इंदुराज नरवाल जी। अब एम और उसके बाद प्रधान जी और हुड्डा साहब बोलेंगे। बीच में अब कोई और साथी नहीं है। आप सबसे अनुरोध है कि आप कृपया शांति से बैठें। और मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी ठंड में इतनी भारी संख्या में एक कंजूसी कर गया इंदुराज नरवाल, आपके लिए जगह कम चुन गया। जितने यहाँ इतने ही सड़कों पे खड़े हैं, आप लोग आए, आपका धन्यवाद। एमपी साहब, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माननीय एमपी साहब। राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे और आप सभी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा के लोकप्रिय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक जी, हमारे सभी हमारे बहुत ही आदरणीय गोहाना से विधायक जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे जयवीर वाल्मीकि जी, हमारे विधायक खरखौदा से, हमारी बहन शकुंतला से कि वो इसी गांव से हैं, हमारी विधायक शकुंतला जी, हमारे विधायक भालू जी, पूर्व विधायक जयतीरथ जी, पूर्व विधायक हमारे और पूर्व मंत्री आदरणीय आनंद सिंह दांगी जी, हमारे प्रभारी सोनीपत के संत कुमार जी, हमारी विधायक हमारी बहन झज्जर से गीता भुक्कल जी, विधायक बीवी बत्रा जी, बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे विधायक शीशपाल केरवाला जी, विधायक मेवा सिंह जी, हमारे विधायक जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, हमारे डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी, भाई जीता हुड्डा जी, कर्नल रोहित चौधरी जी, डॉक्टर जोगिंदर मोर जी, हमारे भाई कुलदीप जी, पूर्व विधायक पदम सिंह दैया जी, पूर्व विधायक परमिंदर ढुल जी, हमारे भाई सुरेंद्र दैया जी, बहुत से साथी, सभी में समय बचाते हुए, क्योंकि बहुत ठंड का मौसम है और अब इसके बाद आप हुड्डा साहब को सुनना चाहते हैं, उदयभान जी को सुनना चाहते हैं, सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये सर्दी के महीने में मेरे ख्याल आज रिकॉर्ड सर्दी का दिन है, मगर रिकॉर्ड सर्दी के दिन में बड़ौदा हल्के ने रिकॉर्ड का बनाने का काम किया है, इतनी बड़ी। और ये मैं समझता हूं कि और इतनी सर्दी में इतनी देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। ये आपकी भावना, ये आपकी जो भावना यहाँ बैठ के, जो आपकी भावना से हमें जो ऊर्जा मिली है, जो हमें हौसला मिला है, वो आपकी वो भावना और आपके दिया हुआ वो हौसला रंग लेके आएगा, हरियाणा में बदलाव लेके आएगा, आपकी सरकार लेके आएगा। ये आपका आशीर्वाद, ये आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार, जिस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, 10 साल 9.5 साल पहले ये सरकार चंडीगढ़ की कुर्सी पे लोगों ने इसको अवसर दिया, खट्टर सरकार बनी हरियाणा में। मगर आज जब हम 2024 में आ गए,
सरकार के, प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 5 महीने ही रह गए और 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। तो इनके 10 साल को तराजू पे तोल के फैसले करने का प्रदेशवासियों के सामने समय आया है। जो हरियाणा 2014 के समय जब सरकार बनी भाजपा की, उससे पहले हुड्डा सरकार के समय जो हरियाणा देश में विकास के नाम से जाना जाता था, विकास दर में हम देश में लगातार 6 साल देश में नंबर 1 थे। प्रति व्यक्ति आय में 2014 में हरियाणा नंबर 1 था। प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे। खेल खिलाड़ियों को मान सम्मान देने में हरियाणा उस समय देश में नंबर 1 हुड्डा सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय माना जाता था। किसान के हकों के चाहे फैसलों की बात हो, चाहे किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के किसान के कर्जे की माफी की बात हो, देश में सर्वाधिक किसान को उसकी जिनस का भाव दिलाने की बात हो, 10 साल तक कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। ये देश के और प्रदेश के इतिहास में 10 साल लिखे जाएंगे। चाहे गरीब कल्याण की बात हो, जो कांग्रेस की सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार, हुड्डा की सरकार का देश में, चाहे वो 100-100 गज के प्लॉट, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट जो एससी वर्ग के हमारे भाई हैं और उसमें बैकवर्ड समाज के भी भाई हैं और बीपीएल 36 बिरादरी के, चाहे 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, चाहे इंदिरा आवास योजना से 2.5 लाख परिवारों को मकान उस समय आए हों, चाहे देश में सर्वाधिक पेंशन उस समय देश में रही हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे आपसी भाईचारे की बात हो, 10 साल सरकार रही, कहीं भाईचारे पे खरोच भी नहीं आई। 36 बिरादरी, सारे धर्म आपस में मिलकर हरियाणा खुशहाली की तरफ गया और उस समय अच्छे दिनों का नारा बीजेपी लेके आई। लोगों ने विश्वास किया, कहा कि शायद कुछ अच्छा हो। लेकिन आज 9.5 साल के बाद हम ये सवाल पूछते हैं इस सरकार से, खट्टर साहब से, कि क्या हुआ कि जो हरियाणा विकास में नंबर 1 था, 9.5 साल के बाद विकास की पट्टी से उतर गया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बना दिया खट्टर साहब आपने। हर घर में एक पढ़ा लिखा भाई, शिक्षित भाई आज बेरोजगारों की कतार में खड़ा कर दिया। ना तो कोई निवेश हुआ, एक भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर नहीं लगा, एक भी कोई थर्मल का कारखाना हरियाणा में नहीं लगा, एक कोई विश्वविद्यालय नया हरियाणा में स्थापित करने का काम इन्होंने नहीं किया, एक कोई रेल की लाइन 1 इंच बिछाने का काम नहीं हुआ, एक खंबा मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ। ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट के अंदर नौकरी और ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी या तो समाप्त कर दी गई, 2 लाख पद समाप्त हो गए और जो बची वो या तो वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। 5 साल तक भर्तियां निकालते नहीं है, जो निकालते हैं उनमें बाहर के बच्चे ज्यादा भर्ती हरियाणा में होते हैं। हरियाणा वालों को तो बाहर कहीं मौका मिल नहीं रहा। एक के बाद एक लिस्ट आई, एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट में, 99 में से 77 बाहर के। इस साल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 103 बाहर के। ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर की अभी 7 पंचायत अफसर लगाए। पंचायतों में काम बाहर से, कोई दक्षिण से, कोई कहीं से। 7 में से 5 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चों को मौका मिला। अच्छी पदों पे हरियाणा किसी बच्चे को अफसर मिलता नहीं। खर्ची पर्ची की बात करते हैं। खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा आरएसएस का कार्यालय है जहां से कौन सी वो पर्ची आती है जहां हरियाणा की लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों को ना आप लगाने का काम कर रहे हो? खट्टर साहब, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और उसके बाद आखिरी साल चुनाव के साम ग्रुप डी निकाल देते हैं। ये जो इसकी कार्यशैली पिछली बार भी 2019 में निकाली ग्रुप डी, इस साल भी आखिर में राजनीति, इन पोस्टों पर राजनीति करने का काम करते हैं और हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने का काम करते हैं। आज कहीं आती है, कहीं डिप्रेशन में चला गया नौजवान, कहीं अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ बेचकर, लोन लेकर बाहर की तरफ अपने भविष्य को खोज रहा है। मगर मैं हरियाणा के नौजवान से कहना चाहता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के कोने कोने में बदलाव का मन बना लिया लोगों ने। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 6 महीने की बात है, हरियाणा में आपकी सरकार आएगी, नौजवानों की सरकार आएगी, हरियाणा को आगे लेके जाने की सरकार आएगी। ये आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी, प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगी बिजली,
सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा वैट, सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकार बनी भ्रष्टाचार पे। आपको याद होगा जब ये सरकार 2019 में नारा लेके आई, खट्टर साहब ने एक नारा दिया था। खट्टर साहब कहा करते 75 पार, बीजेपी जाएगी 75 पार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से भ्रम हो गया था। दूसरा एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला नामक एक पार्टी बनी, जेजेपी पार्टी बनी थी कि नहीं बनी थी, वो भी एक नारा आया, क्या कहा, जमुना पार। एक कहा करता 75 पार, दूसरे ने कहा जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए पक्के यार। न्यू क्या करता बीजेपी ने करो जमुना पार। बीजेपी तो कर दी थी लोगों ने जमुना, लेकिन जमुना पार तक टो के लाया, जमुना में डुबकी लवाई और चंडीगढ़ में शपथ दवाई। यह बनी कि नहीं बनी? और कह दिया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता कर रहे हैं, 75% फैक्ट्रियों में हरियाणा के नौजवान का समझौता कर रहे हैं। आज तक दोनों लागू नहीं हुए। हमने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया लोगों ने, आप हमारा समर्थन करो, 5100 पेंशन पहले दिन से लागू करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को, आज 5 साल के बाद वह 5100 पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको भी, 6 महीने की बात है। 6 महीने के बाद आपको पता है, 6 महीने के बाद उस विश्वासघात का भी बदला हम लेंगे। बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। महकमे बांटकर प्रदेश की भली भली जनता को लूटने का समझौता था। माइनिंग का महकमा किसके पास गया, शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमा किसके पास गया, भ्रष्टाचार की फाइलें कैसे बंद कराई, सारे महकमे, किस महकमे से कितनी कौन लुटाई कर रहा है, ये शायद लिस्ट हमारे पास भी ना हो। इन्हीं के विधायक, हिसार नारनौंद के इन्हीं के एक विधायक ने, दादा गौतम ने अगले दिन कह दिया था कि खोपर बढ़ गया, सारे महकमे लेके एक लाई जीमने लग रहा है। यही कहा था ना, एक लाई जीमने। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हरियाणा। मगर इससे भी ज्यादा जो टीस है मेरे दिल में, ठीक है हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, महंगाई में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, विकास की पटरी से उतार दिया, लेकिन हर वर्ग का जो तिरस्कार किया इस सरकार ने। आज हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हरियाणा के हर नागरिक की, हरियाणा वासी के मान सम्मान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार में, इस सरकार की तानाशाही से सड़क पे ना आया हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया हो। 1 साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसानों के घरों के चिराग बंद हो गए किसान आंदोलन के अंदर। किसान के प्रति एक सहानुभूति का एक शब्द नहीं। ये कह सकते थे इनकी मांग नहीं मानेंगे, लेकिन हमें दुख है किसी का कोई चला गया। मुझे याद है जब हम यहां पे आए थे, बड़ौदा गांव में ही आए थे, जब पहला किसान गया था अजय मोर। मैं पूछना चाहता हूं, आप सब हमारे साथ थे उस दिन। उसकी एक जो है 3 छोटी छोटी बेटी स्कूल के अंदर, इसी ठंड के महीने में आंदोलन में गया था, शव वापिस आया। 3 बेटी, आधा किले का जमींदार था मेरा भाई। कोई किसी ने यह भी नहीं कहा कि हमें दुख है। बीजेपी के किसी सांसद, मंत्री, आखिरी किसी छोटे से छोटे पदाधिकारी ने आज तक नहीं कहा। और संसद के अंदर जब मैं जाता था और गवाही देता था, लड़ाई लड़ता था आंख में आंख डाल के, आप समझ सकते हो हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के सांसद हैं। अकेले को जाके जब लड़ाई लड़नी पड़ती होगी, पूरे देश की बीजेपी टूट के पड़ती होगी, और आंख में आंख डाल के। अब मैं कहता था सहानुभूति के 2 शब्द कह दो, तो कहते थे नहीं कहेंगे, ये तो किसान नहीं है, ये तो उपद्रवी है, ये तो देशद्रोही है। और मैं कहता था आंख में आंख डाल के कि उपद्रवी, जिनको देशद्रोही आप बता रहे हो, ये वही है जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा फौज में चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनको यूं अपमानित मत करो। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बेटा था, आपका भाई था, आपका बच्चा था, आपकी लड़ाई ना लड़ता तो वहां क्या करता? मगर जब देश की सारी बीजेपी खड़ी होकर, मगर जो अकेलापन मैंने वहां महसूस किया होगा, मैं आज बड़ौदा के 36 बिरादरी के अपने बड़े बुजुर्गों से सबसे पूछना चाहता हूं, भाई वहां तो मैं अकेला रह गया था,
मगर जब अभी इलेक्शन आएगा तो तब मैंने अकेला तो नहीं पड़न दोगे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। ये लड़ाई मान सम्मान की भी लड़ाई है, किसान का अपमान, हमारी बहन बेटियों का, खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे कैसे बेटियों को घसीटने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया, जो मुख्यमंत्री उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री जो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, हरियाणा के मंत्री एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट, कोई हमारा बच्चा मेडल लेके आए, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया उन बेटियों के लिए। एक शब्द भी किसी ने ये नहीं कहा जो वो जमुना में अपना मेडल बहाने गई कि आपके साथ न्याय कराएंगे। उनका अपमान, कर्मचारी गए अपने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूर गए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने और 100 दिन से ज्यादा के दिन बढ़वाने करनाल पे, उन पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर गई, उन पे लाठीचार्ज, सरपंच गए, सरपंचों का भी लाठीचार्ज, कोई ऐसा वर्ग, ग्रामीण चौकीदार गए, ग्रामीण चौकीदारों पे भी लाठीचार्ज, हर वर्ग को लाठी की भाषा से जवाब इस सरकार का मिला। इतना घमंड, इतना अहंकार, मुख्यमंत्री जी मैं बताना चाहता हूं आपको, आपको घमंड हो गया होगा, उप मुख्यमंत्री को घमंड हो गया होगा, लेकिन ये हरियाणा है, ये देश ऐसा देश है, इस देश में किसी का घमंड नहीं टिका। मैं चुनौती के साथ आज कहना चाहता हूं, मेरा ये बयान नोट करके आप रख लो, इनका घमंड टूटेगा, आने वाले समय में इनका घमंड तोड़ने का काम हरियाणा करेगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी लोकसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव में पूरी देश की नजर हरियाणा पे होगी। लोकसभा चुनाव में पूरी देश की नजर हरियाणा पे होगी। हरियाणा क्या जवाब देता है, हरियाणा किसके साथ खड़ा होता है, उन किसान परिवारों के साथ, उन किसानों के साथ, या उन किसानों के साथ अन्याय करने वाले के साथ? हरियाणा किस तरफ खड़ा होता है, उन बहन बेटियों के साथ या उन पर अन्याय करने वालों के साथ? हरियाणा किस तरफ खड़ा होता है, उन गरीब के साथ या उनको साथ अन्याय करने वालों के साथ, उन बेरोजगारों के साथ, देश में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं या बेरोजगारी देने वालों के साथ? हरियाणा किसके तरफ खड़ा होता है, उन अहंकारियों के साथ या जो उनके अहंकार तोड़ने की और हरियाणा को विकास में दोबारा नंबर 1 बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? राज आपका बनेगा। हरियाणा के कोने कोने से आवाज आ रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं पूरे प्रदेश में एक आप देखते हो, एक दिन भी हम रुकते नहीं हैं, किसी दिन घर पे रुकते नहीं हैं। 10 साल हो गए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, ना घर देखा ना परिवार देखा, लड़ाई लड़ रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को दोबारा से विकास की तरफ लेके जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी साथ उस लड़ाई में बहुत हौसला देते हो, लगते हो। मैं ये कहना चाहता हूं, मगर ये जो अग्नि परीक्षा लोकसभा चुनाव की आएगी, इसमें जितना भाई एक के पास मैं जाऊंगा तो 10 के पास आपको भी जाना पड़ेगा। मैं ये पूछने आया हूं आज बड़ौदा हल्के से। इसमें लड़ाई मिलजुल के लड़नी पड़ेगी। ये चक्रव्यूह रचेंगे हरियाणा की तरफ। पूरे देश की नजर होगी। पिछली बार रोहतक में आपने देखा था, सोनीपत में आपने देखा था, रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सरकारी हर मशीनरी का दुरुपयोग कि दोबारा से किस तरीके से रोकें। इस बार भी बीजेपी के सारे सांसद, जब मैं जाता हूं पार्लियामेंट के अंदर, खुल के कहते हैं हमने प्लान बना लिया है, देश में सबसे ज्यादा तेरे को निशाने पे हमारी पार्टी लेगी। और मैं कहता हूं आप ले लो मेरे को निशाने पे, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे साथ 36 बिरादरी का मेरा भाईचारा, मेरा परिवार है, आप निशाने पे ले लो। तो ये तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में मैं हुड्डा साहब को पूरे हल्के की तरफ से, भाई ये पूरे अपने हल्के की तरफ से, आप सबकी तरफ से हुड्डा साहब को ये आश्वासन हम दिला दें भाई कि भाई आप ये लड़ाई में, आप पूरे हरियाणा में आपको जाना है। ये 6 महीने देखो, एक बात कह के गए थे, आप समझना, छोटी बात को ज्यादा समझना। चौधरी छोटू राम ने एक बात कही थी, चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं पाओगी दास्तानों में। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये जो चुनाव है,
ये चुनाव हरियाणा के भविष्य को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में सबको मिलकर लड़ना, आज माहौल आपका बन गया। पूरे प्रदेश में सबको पता है बदलाव होगा, लेकिन घर में यहाँ घर से जो ताकत मिलेगी और जो काम बांट के चलेंगे तो इस रास्ते पे हम आगे पहुंचेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता, 6 महीने के लिए हुड्डा साहब को पूरे हल्के की तरफ से ये विश्वास दिला दें कि भाई आप यहाँ पे आओगे नहीं आओगे, किसी की कोई हाजिरी लगेगी नहीं लगेगी, आपकी हाजिरी हम लगाएंगे, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, जहां आप कब कहोगे वहां पहुंचेंगे। भाई एक बार हाथ उठा के बताओ अगर ये प्रस्ताव। बहुत बहुत इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की।